नमस्कार बच्चों, ट्रायंगल मैथ्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 9th की प्रश्नावली 2 जिसका नाम है बहुपद। बहुपद बीजगणित का एक टॉपिक है जिसके बारे में हम इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे ताकि ये प्रश्नावली आपको अच्छे से समझ में आए। तो बच्चों देखिए, बच्चों हमने बीजगणित छोटी क्लासों में भी पढ़ ली, जैसे 8वीं 7वीं में। तो मैं यहाँ पे आपको बेसिक से लेके चलूँगा वैसे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो देखिए बच्चों, बीजगणित में 2 प्रकार की राशियाँ होती है, अचर राशि और चर राशि। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में समझेंगे, इनको समझना जरूरी है। अचर राशि ऐसी राशियां जिनका मान सदा समान रहे। तो बच्चों, ऐसी राशियां जिनका मान सदा समान रहे अचर राशियां कहलाती है। इसके उदाहरण समझिए, जैसे -4, 5, 3, 2, 4/5, √3 आदि। ये सभी राशियां अचर राशियां कहलाएगी क्योंकि इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। 5 को अपन 5 ही बोलेंगे और दूसरा भी 5 ही बोलेगा, कोई परिवर्तन हुआ। यदि किसी सवाल में 3 लिखा हुआ है तो दूसरे सवाल में 4 थोड़ी हो जाएगा। तो ऐसी राशियां जिनके मान में कोई परिवर्तन ना होता हो अचर राशियां कहलाती है। अच्छे से समझ में आया। अब देखिए चर राशियां, ऐसी राशियां जिनका मान परिवर्तित होता रहता है। तो बच्चों, ऐसी राशियां जिनका मान परिवर्तित होता रहता है चर राशियां कहलाती है। इसके उदाहरण समझिए। इसको ABCD के स्मॉल लेटर से दर्शाया जाता है, किसी भी लेटर से दर्शाया जा सकता है और इनके मान में परिवर्तन होता रहता है। वैसे अचर को भी ABC से दर्शाया जाता है, लेकिन वहाँ पे आपको लिखा होगा, जिस भी सवाल में ABC को अचर मानना है उसमें लिखा होगा कि यह पूर्णांक है। तो बच्चों समझ में आ रहा है। ABC इसमें भी आ सकता है, अचर में भी, लेकिन वहाँ पे लिखा होगा कि यह पूर्णांक है। और जहाँ पे ऐसा नहीं लिखा हो उसमें अपन ABC को क्या मानेंगे? चर राशि मानेंगे। तो बच्चों, इन दोनों राशियों को एक उदाहरण से समझिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे एक समीकरण है 2x = 12। x का मान निकालेंगे तो 12/2 6 बार जा रहा है। x का मान कितना आ गया? 6। ठीक है। इसी तरह एक सवाल है 3x = 12, x = 12/3, 3 से काटेंगे 4 बार, x बराबर आ जाएगा 4। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे चर का मान अलग अलग आ रहा है और जो 2 था उसका मान तो 2 ही रहेगा ना। 3 है उसका मान 3 ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन होगा नहीं। तो ऐसी राशियां जिनमें परिवर्तन होता है चर राशियां कहलाती है, और जिनमें परिवर्तन नहीं होता या जिनका मान सदा समान रहता है अचर राशियां कहलाती है। ठीक है। अब आगे देखिए, अब अपन पढ़ेंगे बीजीय व्यंजक, जो हमने 8वीं क्लास में भी पढ़ लिया। तो बच्चों, बीजीय व्यंजक क्या होता है? चर व अचर राशियां जो विभिन्न गणितीय संक्रियाओं से आपस में जुड़ी हो बीजीय व्यंजक बनाती है। क्या बनाती है? बीजीय व्यंजक। तो चर व अचर राशियां जो विभिन्न
गणितीय संक्रियाओं से जुड़ी हो बीजीय व्यंजक बनाती है। तो चर व अचर राशियाँ जो विभिन्न गणितीय संक्रियाओं से आपस में जुड़ी हो बीजीय व्यंजक बनाती है। गणितीय संक्रियाएं होती है जोड़, घटाव, गुणा, भाग, ये मूलभूत संक्रियाएं होती है गणित की। तो इसके उदाहरण समझिए, जैसे 3x², ठीक है। 3 यानी 3 अचर हैं और x क्या है, चर, और ये दोनों आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, गुणा से, क्योंकि बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं है तो उसको गुणा माना जाता है। अब देखिए एक और उदाहरण समझिए, 3x + 5, यहाँ पे 3 और x गुणा से जुड़ा हुआ है और ये पूरा पद यानी 3x और ये 5 प्लस से जुड़ा हुआ है। तो बीजीय व्यंजक अच्छे से समझ में आ गए। अब आगे देखिए बहुपद। अब देखिए बच्चों, बहुपद ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद हो तथा सभी पदों की घात पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या बोलते हैं 0 से अनंत तक वाली, जो 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। एक पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाएगा। तो बच्चों ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद हो तथा जिसके पदों की सभी पदों की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। इसका व्यापक रूप समझिए। व्यापक रूप, तो इसका व्यापक रूप होता है an(x(n), ठीक है, प्लस an-1 xn-1 प्लस फिर प्लस a1x प्लस a0। तो बच्चों ये बहुपद का व्यापक रूप होता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे n क्या है, पदों की संख्या है, पदों की संख्या n है और चर है इसमें x क्या है यहाँ पे, चर, और ये an-1 a1 a0 ये क्या है, आप गुणांक हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ n जो घात होगी वो nवा पद होगा, a1 ये दूसरा पद होगा और जो पहला पद होता है वो क्या होता है, अचर। a0 का मतलब है अचर, क्योंकि यहाँ x की घात क्या है, 0 है, तो ये कौन सा पद हुआ, अचर। a0 का मतलब है अचर। तो अच्छे से समझ में आ गए और बाकी सारे चर हैं। अब इसके कुछ उदाहरण समझिए बहुपद के। बहुपद के उदाहरण अगर मैं आपको समझाऊं तो x² + 3x + 4 ये बहुपद कहलाएगा, क्योंकि इसमें सभी पद ये पद कहलाते हैं। इसमें सभी पदों की घात यानी चरों की घात क्या है, पूर्ण संख्या है। चर की घात देखते हैं, ध्यान रखना, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, तो ये सभी क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं। जैसे मान लीजिए x की घात 1/2 + 5 आ जाए तो ये बहुपद नहीं है, क्योंकि इसकी घात क्या है, 1/2 है। इसकी घात क्या है, 1/2, तो ये बहुपद नहीं है। जैसे ऐसा आ जाए x की घात -2 + 6, तो ये भी बहुपद नहीं है, क्योंकि -2 क्या नहीं है, एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये एक बहुपद के उदाहरण हो गए। ये भी बहुपद है, ये अकेला x भी बहुपद कहलाएगा। तो बहुपद समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए। तो बच्चों अब देखिए बहुपद में बहुत से भाग होते हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं बहुपद के भाग।
बहुपद के भाग। तो इसमें अपन पढ़ेंगे पहला पद, दूसरा बहुपद की घात, तीसरा गुणांक और चौथा शून्यांक या मूल, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए पद। जैसे एक उदाहरण से समझा रहा हूं मैं इसको। ये एक बहुपद है, बहुपद 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, ये एक बहुपद है। अब इसमें प्लस माइनस से इनको अलग कर दें, जहाँ जहाँ प्लस लग रहा है जहाँ जहाँ माइनस लग रहा है, तो क्या निकलेगा, एक तो निकलेगा 3x स्क्वायर, ठीक है, कोमा माइनस 2x, चिन्ह जो जैसा लग रहा है वैसा ही लिखेंगे, चिन्ह ध्यान रखना है, अगर प्लस का लग रहा है तो प्लस और माइनस लग रहा है तो माइनस, और 4। ये इसके पद कहलाएंगे। ये इसके क्या कहलाएंगे, यह इसके पद कहलाते हैं। बहुपद 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 का एक उदाहरण दे रहा हूँ। इसमें 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, ये इसके पद कहलाते हैं। कितने पद हुए, 1 2 3। तो ये 3 पद वाला एक बहुपद है। वैसे बहुपद में बहुत सारे पद हो सकते हैं। अभी व्यापक रूप से समझाया था n पद हो सकते हैं। अब n का मान कितना ही हो सकता है। तो बच्चों ये इसके पद कहलाते हैं। अब पदों के आधार पर इनके नाम अलग अलग हो सकते हैं, बहुपदों के नाम अलग अलग हो सकते हैं। तो 3 बहुपद तक मैं समझाऊंगा, 1 पद वाला, 2 पद वाला और 3 पद वाला, जो कि तुम्हारी किताब में है। तो यहाँ पे 3 प्रकार के पद हो सकते हैं। पदों के आधार पर बहुपद, ध्यान से समझना। 3 प्रकार के हो सकते हैं पदों के आधार पर बहुपद। पहला है एक पदी बहुपद, दूसरा है द्विपद और तीसरा है त्रिपद। तो एक पदी बहुपद जैसा कि नाम से पता चल रहा है, जिसमें केवल मात्र एक पद हो, जिसमें केवल एक पद हो। तो इसका उदाहरण समझ लो, जैसे x। अब x क्या है, एक ही पद है। घात कितनी हो कोई दिक्कत नहीं है, पद एक ही होना चाहिए। 3x की घात 8 भी एक पदी बहुपद है, क्योंकि इसमें एक ही पद आ रहा है, प्लस माइनस नहीं लगा हुआ बीच में कहीं। जैसे x की घात 100, तो ये भी एक पदी बहुपद है। चर भी चेंज कर सकते हो आप, y की घात 3, ये भी एक पदी बहुपद है। अब द्विपद बहुपद समझिए, जिसमें 2 पद हो, द्विपदी बहुपद कहलाएगा। इसका उदाहरण समझिए, जैसे x प्लस 1, 1 और 1 कितना हो गया, 2। 3x माइनस 2, 1 और 1 2। 4z माइनस 5, 1 और 1 कितना हो गया, 2। अब जैसे त्रिपद, जिसमें 3 पद हो, जिसमें कितने पद हो बच्चों, 3 पद हो। इसके उदाहरण समझिए, 3x स्क्वायर प्लस x प्लस माइनस 4, 1 2 3 पद है, तो ये त्रिपद कहलाएगा। घातों से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे अपन पद पढ़ रहे हैं अभी। तो जैसे 4y
स्क्वायर प्लस वाई माइनस 10, तो 1 2 3 ये त्रिपद कहलाएगा। अब आगे देखिए बहुपद की दूसरा टॉपिक है बच्चों, बहुपद की घात। बहुपद की घात, इसको समझिए। बहुपद में उपस्थित सबसे बड़ी घात या अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। बहुपद की घात कहते हैं। तो बच्चों इसको उदाहरण से समझो। जैसे पहला उदाहरण है x की घात 4 प्लस x प्लस 3। यहाँ सबसे बड़ी घात, यहाँ पे x की घात कितनी है 4 और यहाँ पे x की घात कितनी है 1। तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी? बहुपद की घात हो जाएगी 4, क्योंकि सबसे बड़ी घात क्या है 4। अब जैसे दूसरा उदाहरण 2x की घात 7 प्लस 3x की घात 6 प्लस 2x की घात 2 माइनस 3। तो यहाँ पे x की घात 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, तो इस बहुपद की घात हो जाएगी 7, क्योंकि अधिकतम घात कितनी आ रही है 7। अब देखिए बहुपद को भी घातों के आधार पे भी बांट सकते हैं। जैसे अपन ने पदों के आधार पे बांटा, तो घातों के आधार पे अपन 3 प्रकार के पद पढ़ेंगे। वैसे घात कितनी हो सकती है, लेकिन 3 तक अपन पढ़ेंगे। जैसे रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं घातों के आधार पर बहुपद। तो इसको भी अपन 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है रैखिक बहुपद, ठीक है। दूसरा है द्विघात बहुपद। तीसरा है त्रिघात बहुपद। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, रैखिक बहुपद का मतलब होता है जिसमें घात कितनी हो 1 हो। द्विघात बहुपद का मतलब है जिसमें घात 2 हो। त्रिघात बहुपद का मतलब है जिसमें घात 3 हो। तो जिसमें चर की घात 1 हो, ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात क्या हो 1 हो। जैसे उदाहरण से समझिए x, इसमें चर की घात क्या है 1। पद कितने हो सकते हैं? चर की घात क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। जैसे x प्लस 3। और रैखिक बहुपद को 2 पद से अधिक नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। एक तो क्षम और एक अचर, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ गया। इसी तरह इसको समझिए, जिसमें 2 घात हो, जिसमें चर की घात 2 हो, जिसमें चर की घात कितनी हो 2 हो। जैसे उदाहरण से समझिए x स्क्वायर प्लस x प्लस 3, x की घात कितनी है अधिकतम 2 है, तो ये द्विघात बहुपद कहलाएगा। x स्क्वायर अकेला ही है तब भी द्विघात बहुपद कहलाएगा। पदों से कोई मतलब नहीं है अपन को। अभी चर की घात की बात हो रही है, तो घात कितना आ रहा है 2 आ रहा है। अब त्रिघात बहुपद देखें, जिसमें चर की घात 3 हो, जिसमें चर की घात कितनी हो 3 हो। जैसे x की घात 3, कितनी x की घात 3, तो ये त्रिघात बहुपद कहलाएगा। जैसे y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4, तो अधिकतम घात कितनी है 3, तो ये त्रिघात बहुपद
कहलाएगा। अब आगे अपन पढ़ेंगे तो बच्चों तीसरा टॉपिक है गुणांक। गुणांक क्या होते हैं? प्रत्येक पद का एक गुणांक होता है बच्चों। बहुपद में प्रत्येक पद का क्या होता है? एक गुणांक होता है। बहुपद में प्रत्येक पद का गुणांक होता है जो चर से गुणा में होता है। तो बच्चों बहुपद का एक प्रत्येक बहुपद का एक गुणांक होता है जो चर से क्या होता है? गुणा में होता है। इसको समझिए, जैसे ये बहुपद है x की घात 3 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6। जैसे ये एक बहुपद है जिसमें पदों की संख्या 4 है। तो देखिए यहाँ पे इनके गुणांक क्या होते हैं? चर के गुणांक लिखे जाएंगे यहाँ पे, है ना। तो 4 पद है, तो पहले पद में x की घात 3 वाले पद में x की घात 3 का गुणांक लिखेंगे। x की घात 3 का गुणांक क्या हो जाएगा? आगे जो उसमें गुणा में है तो आगे कुछ भी नहीं दिख रहा, तो वहाँ पे क्या माना जाता है? 1, जो कि अदृश्य होता है। तो यहाँ पे इसका गुणांक हो जाएगा 1, ठीक है। इसी तरह x स्क्वायर का गुणांक, इससे जो गुणा में है तो -5 गुणा में, चिन्ह का भी ध्यान रखना है। तो -5 गुणा में किससे? x स्क्वायर से। इस पूरे x स्क्वायर से क्या गुणा में आ रहा है? -5, तो इसका गुणांक हो जाएगा -5। इसी तरह x का गुणांक प्लस के 3, जिसको अपन 3 लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको क्या लिखेंगे? तो बच्चों यहाँ पे होता है x की घात 1 और यहाँ पे होता है x की घात 0। क्योंकि x की घात 0 क्यों नहीं लिखी जाती? क्योंकि इसका किसी भी संख्या के, अपन ने घातांक नियम में पढ़ा था कि किसी भी संख्या के ऊपर अगर 0 घात है तो उसका मान 1 होता है। अब यहाँ पे 1 लिखो या मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 6 को 1 से गुणा करेंगे तब भी क्या आएगा? 6 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे x की घात 0 का गुणांक बराबर -6। तो गुणांक अच्छे से समझ में आ गए। अब देखिए शून्यंक, और तो बच्चों चौथा पॉइंट है शून्यंक या मूल। दोनों नाम एक ही है। बहुपद के लिए बोले तो शून्यंक कहलाएगा, और समीकरण जो होती है उसके लिए बोले तो मूल कहलाएगा, यानी हल, ठीक है। तो जैसे माना f(x) एक बहुपद x - 1 है। बहुपदों को fx, gx, rx ऐसे दर्शाया जाता है, वो आपको मैं अभी समझा दूंगा। तो इसको देखिए, fx एक बहुपद है जो है x - 1। इसमें x बराबर 1 रखने पर बहुपद रखने पर f1 बराबर 0 हो जाए तो हम कह सकते हैं कि एक इस बहुपद का शून्यंक है। तो इसको समझिए, जैसे f(x) अपन ने एक बहुपद लिया जो बहुपद है x - 1, ये, ठीक है। x का मान क्या रख रहे हैं अपन? 1 रख रहे हैं। तो f1 जहाँ जहाँ x दिखे वहाँ पे 1 रखना है, तो यहाँ पे भी 1 रख देता हूँ और इधर भी 1 - 1। f1 बराबर 1 में से 1 गया तो 0 बचेगा। अगर यहाँ पे इसका मान 0 आ जाता है क्या रखने पर? 1, तो ये 1 इस बहुपद का क्या कहलाएगा? शून्यंक कहलाएगा। जैसे मान लीजिए x बराबर 2 रखते तो f(x) की जगह क्या रखते? 2। तो 2 - 1 यानी f2 बराबर क्या आ जाता? 2 - 1 यानी कि 1। तो ऐसी कंडीशन में ये 2 इसका शून्यंक नहीं है, 0 आए तभी शून्यंक कहलाता है। तो अच्छे से समझ में आ गया। अब आगे कुछ बेसिक जानकारी जो आपको मैं दे देता हूँ। इन पॉइंटों को भी ध्यान रखना है तुम्हें। 3, 4, 5, -3 ऐसा कुछ संख्याएं आ जाए तो यह
अचर बहुपद कहलाते हैं। संख्या में कोई पद आ जाए 3, 4, 5, -3, यह अचर बहुपद कहलाते हैं। और इनकी घात 0 यानी कि 0 होती है। ऐसे बहुपदों की घात क्या होती है? 0 होती है। जैसे 8 है। अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 8x की घात 0, क्योंकि x की घात 0 का मान 1 होता है, तो 8 × 1 करेंगे तो 8 ही आएगा, इस वजह से इसको 8 ही लिखा जाता है। ठीक है, तो ये कौन से बहुपद कहलाते हैं? अचर बहुपद कहलाते हैं। दूसरा पॉइंट है अचर बहुपद 0 को शून्य बहुपद कहते हैं। शून्य बहुपद कहते हैं। जो अचर बहुपद होता है 0 को शून्य बहुपद कहते हैं। इसकी घात और इसकी घात परिभाषित नहीं है, और इसकी घात को अपन परिभाषित नहीं कर सकते। ठीक है, तीसरा पॉइंट है जो आपको याद रखना है, x चर वाले बहुपद को f(x), g(x), r(x), p(x) आदि से दर्शाया जाता है। आदि से दर्शाया जाता है। एक्स चर वाले बहुपदों को ऐसे नामों से दर्शाया जा सकता है, बस ब्रैकेट के अंदर जो उसके अंदर जो चर आ रहा है वही होना चाहिए। जैसे एक्स वाला चर बहुपद है तो एक्स आ रहा है, सभी पद यहाँ सभी में क्या लिखेंगे? एक्स लिखेंगे। जैसे वाई वाला बहुपद है तो इसको लिखेंगे एफ वाई। जैसे वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4, सभी पद क्या आ रहे हैं? 3, सभी पद y के रूप में आ रहे हैं, तो यहाँ जो ब्रैकेट में आएगा उसको y के रूप में लिखेंगे। जैसे z आ रहा है तो z, t आ रहा है तो t, ऐसा लिखा जाता है। इस प्रश्नावली में कुछ सर्वसमीकाएं काम आएगी जो मैं लिख देता हूँ, उनको याद करना है समझ के। अब दो चार सर्वसमीकाएं हमने पिछली क्लास में भी पढ़ ली, तो वो तो आपको याद होगी पहले से। सर्वसमीकाएं, तो पहली सर्वसमीकाएं बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ऐसे अगर बहुपद दे रखा है तो उसको कैसे हल करना है? एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, दूसरी सर्वसमीका है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो इसको कैसे खोलेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तीसरी सर्वसमीका है एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार चौथी सर्वसमीका है एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। इसको लिखेंगे अपन एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, इसी तरह पांचवी सर्वसमीका है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार छठी सर्वसमीका है एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर।
इसी तरह 7वीं सरसमीका है बच्चों, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरह 8वीं सरसमीका है बच्चों, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरह 90वीं सरसमीका है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx या xz। ठीक है। इसी तरह 10वीं सरसमीका है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो बच्चों ये कुछ 10 सरसमीकाएँ जिसमें से 4 अपन ने 8वीं क्लास में पढ़ ली, बाकी की 6 आपको याद करनी है जिस प्रश्नावली में। बच्चों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि ऐसी ही शानदार वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।